जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षा में सवाल जो है पूछा जाता है। इसमें मुख्य रूप से नदी, झील, पर्वत, पहाड़, दर्रा, पठार, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, इन सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है और यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल को इसमें शामिल करने का हमने प्रयास किया है। और आप इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और अपने तैयारी को समझ सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है और कितने क्वेश्चन इसमें से आप सॉल्व करके कर पाते हैं। इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका टोटल सवाल में कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले नदी के बारे में देखेंगे। नदी के जितने भी सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नदी का टोटल 15 सवाल इसमें हम लिए हैं। इस 15 में से आप कितने सवाल सही करते हैं कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर दीजिएगा कितने सवाल आपने सही किया। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल होता है यमुनोत्री से। यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है बंदरपूंछ की चोटी से। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत मतलब हो गया दक्षिण भारत। ये आप जानते हैं दक्षिण भारत जो है ये प्रायद्वीपीय भारत, इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल आपको है नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? सिंधु नदी जो कि कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती। बोखरचू ग्लेशियर से निकल करके और लद्दाख राज्य में लद्दाख अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें प्रवाहित होती है और वहाँ से बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो बोला है कि इन सभी नदियों में जो है वो कौन सी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? तो इसमें ब्यास नदी जो है वो पूरी तरह से भारत में बहती है। वैसे और भी नदी है, इसमें और कौन कौन नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा विवाद है जो कावेरी नदी के जल से जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी, अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सी नदी कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है जो कि जबलपुर में है। और कपिल धारा जो है वो भी नर्मदा नदी के ऊपर है जो कि किस जगह पर है? तो ये भी जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर ही है, गुजरात में कपिल धारा। सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और मूसी नदी कौन सी नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और आप कमेंट करके बताइए कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। 12वां नंबर क्वेश्चन होगा, विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच से कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ये विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत जो है ये मान लीजिए ये सतपुरा है तो इसके बीच में से नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी जो है वो सतपुरा पर्वत के ऊपर से बहती है और जो ताप्ती नदी है वो सतपुरा पर्वत के नीचे से बहती है।
यानी नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगला क्वेश्चन होगा, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसको भी आप याद रख सकते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड से ये नदी निकलता है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये है काली नदी, जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों, तो ये था नदी से जुड़ा हुआ सवाल। इसमें आपके लिए हम एक सवाल छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज़ाद भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वो किस नदी के ऊपर बना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। झील और जलप्रपात से संबंधित जो भी सवाल है उसको देख लेते हैं। तो झील है और जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है और 455 मीटर इसका ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जोग या गरसोप्पा, इसी को कहा जाता है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को बोलते हैं। ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में। शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में है। तीसरा है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर सवाल है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये चोलामू झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। उसके बाद है अगला 6 नंबर सवाल, केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है जहां प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है? तो ये वेम्बनाड झील है। यह एक लैगून झील है। लैगून झील मतलब समुद्र से निर्मित झील है, ये उसको लैगून झील बोलते हैं। और जो नदी से बनता है उसको गोखुर झील बोलते हैं। तो ये वेम्बनाड झील में जो है प्रसिद्ध नौका दौड़ होता है जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद है अगला 7 नंबर सवाल देखिएगा, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का काम करती है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। उसके बाद है, पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये पूर्वी भारत की और उत्तर भारत के बीच में, यानी पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है तो पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर आता है दोस्तों। तो उसमें 7 सिस्टर में मणिपुर जो है वहाँ पे ये लोकटक झील है और ये मीठे पानी का झील है। और ये एकलौता झील है जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और उस राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उस राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है जो लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, जो कि दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है कहाँ है? अंतर्देशीय मतलब हो गया कि ये जो है आपको लैंड लॉक है, यानी ये तटीय सीमा रेखा पर नहीं है, ये लैंड लॉक है। तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। पूरी तरीके से जो है भूमि से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। ये कहाँ है? ये राजस्थान के जयपुर में है। उसके बाद है, उल्का पिंड के प्रभाव से बनी क्रेटर झील लोनार किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है और ये क्रेटर झील कहलाता है। क्रेटर झील मतलब ये हुआ कि ये उल्का पिंड से जो बना हुआ है उसको क्रेटर झील बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का क्रेटर झील है और ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ये बुल्ढाना जिला में स्थित है महाराष्ट्र के। इसका लोकेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अब चलते, ये था दोस्तों झील और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। अब चलते हैं पर्वत और पहाड़ से और दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है और वर्तमान में ये पीओके में है। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची तो है, लेकिन ये पीओके में है, यानी ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है। इसलिए अगर इसमें कंफ्यूजिंग है, वैसे कहीं कहीं पे ये मान लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको माना भी नहीं जाता है। कहीं कहीं पे इसका आंसर कंचनजंगा को भी माना जाता है। कंचनजंगा इससे छोटा है, लेकिन उसको जो है माना जाता है। इसका ऊंचाई है 8,611, किसका? गॉडविन ऑस्टिन का। और कंचनजंगा का है 8,598, 8598। तो चूंकि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ये पूरी तरीके से भारत में है, लेकिन ये जो है वो गॉडविन ऑस्टिन ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया जा सकता है। ऑप्शन में अगर कंचनजंगा है तो यही ऑप्शन मारेंगे, नहीं है तो ये भी ले सकते हैं भारत का सबसे ऊंची चोटी के रूप में गॉडविन ऑस्टिन को। निर्विवाद रूप से भारत का अधिकार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निर्विवाद मतलब पूरा क्लियर जो है भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो ये कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। इसका ऊंचाई है 8598, 8,598 मीटर। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है दोस्तों डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़िया में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दक्षिण भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी कौन, यानी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये जिंदागारा है, जिसको जिंदागारा आंध्र प्रदेश में है और महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में है। ये दो जगह है जो ऊंचा चोटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचा चोटी जिंदागारा है। और इससे थोड़ा बहुत छोटा जो है महेंद्रगिरी है, यानी ये दूसरे नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे आता है। तो इसमें अगर जिंदागारा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो महेंद्रगिरी लेंगे, और अगर ऑप्शन में है तो जिंदागारा हो जाएगा उसका ऑप्शन। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जिंदागारा का ऊंचाई कितना है और महेंद्रगिरी का ऊंचाई कितना है। ये दोनों पूर्वी घाट पर स्थित चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटियों में से आती है। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? यानी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो ये सतपुरा पर्वत है। सतपुरा पर्वत बीच में है, उसके ठीक ऊपर से नर्मदा नदी निकलता है, अमरकंटक की चोटी से, सतपुरा पर्वत से ही। और इसके ठीक नीचे से जो है वो ताप्ती नदी निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। अंडमान क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसका सर्वोच्च चोटी हो जाएगा सैडल पीक। अब सैडल पीक का ऊंचाई कितना है? तो ये है 738 मीटर। 738 मीटर इसका ऊंचाई है सैडल पीक का, जो कि उत्तरी अंडमान में इसका लोकेशन पड़ता है। उसके बाद ये था, अभी इसमें और भी सवाल हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है पालघाट दर्रा। नाथुला और जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है, और ये भारत और चीन व्यापार के लिए प्रसिद्ध भी, यानी भारत और चीन के बीच में व्यापारिक रास्ता का काम भी ये करता है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। सतलज नदी जो है, जिसका उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत से निकलती है, राकेशताल झील से, और वो सिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रा से होकर गुजरती है ये पूछ सकता है परीक्षा में, तो ये सिपकिला दर्रा से होकर के गुजरती है भारत में। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये जोजिला दर्रा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये लद्दाख राज्य में स्थित है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, और केरल जो है वो पश्चिमी तट पे है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली नामक जगह पे स्थित है। ये था पर्वत और पहाड़ से जुड़ा हुआ, दर्रा से जुड़ा हुआ सवाल। अब देखते हैं भारत के पठार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला क्वेश्चन होगा, भारत का रूर प्रदेश खनिजों का भंडार किस पठार को कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है।
दूसरा है दक्कन भारत के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों से हुआ है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, जो कि ज्वालामुखी से जो है वो निकला हुआ चट्टान है। ठीक है। उसके बाद है काली मिट्टी या इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसका सर्वाधिक विस्तार किस पठार पर है? तो ये दक्कन के पठार पे इसका सर्वाधिक विस्तार है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि काली मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों किस पठार का हिस्सा है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय के पठार का हिस्सा है और ये जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है, दक्षिण भारत, वहाँ से जो पठार गया हुआ है वही वहाँ तक फैला हुआ है, उसी का ये विस्तार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार है जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद ये था पठार से संबंधित क्वेश्चन। अब चलते हैं सीधा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप बताइए। तो ये वैसे रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी करने का निर्णय लिया गया था और इसको कर दिया गया है। और इसके बाद इसमें एक और नाम है इसका, हेली नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है, जिम कॉर्बेट भी इसी को कहा जाता है और रामगंगा भी इसी को कहा जाता है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। और इसी नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व की स्थापना किया गया था, जो कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस नेशनल पार्क यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है और ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला होगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। उसके बाद है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और ये राजस्थान के भरतपुर नामक जगह पे स्थित है। साथ ही साथ केवलादेव के बारे में आपको और भी बता दें कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला रामसर साइट है। भारत का पहला रामसर साइट जो है कब बना था, ये आप कमेंट करके बताइए। और इसके साथ एक और झील को, चिल्का झील को भी भारत का पहला भारत का पहला रामसर साइट बनाया गया था और ये कब बनाया गया था, इसको आप कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये वनडूर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए का एकमात्र प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास कौन सा है? एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, जो कि एशियाई शेर का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाया जाता है, यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक एशियाई शेर यहीं पे पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, कश्मीरी मिर्ग जिसको हंगुल भी कहते हैं कहाँ पाया जाता है? तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीरी महामिर्ग हंगुल। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन को ऊपर भी कर चुके हैं दोस्तों। ये मणिपुर में लोकटक झील में विश्व तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जिसका नाम है कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये लोकटक झील में है, मणिपुर में। बाकी साथ ही साथ आपको लोकटक झील के बारे में भी याद रखना है कि लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है और इसमें मीठे पानी का झील है। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार का ये एकमात्र टाइगर रिजर्व भी इसी के अंदर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और आप ये बताइए कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, वो किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रखा गया है, इसको आप बताइए। टाइगर रिजर्व भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस चल जाना हो गए बेटा रे, चल जाना हाँ जाना। पानी ले तो मम्मी से कहो, तो पापा पानी मांगे छो, जा कहो जल्दी पानी मम्मी से पानी लेके आओ, जा कहो ना पापा पानी मांग रहा, जाना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी।
प्रोजेक्ट टाइगर का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य होता है टाइगर के संरक्षण के लिए काम करना और उसका ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये कोर एरिया के अनुसार जो है वो ये बोर टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही है। और आप कमेंट में ये बताइए आप लोग कि सब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। पलामू या बेतला टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये झारखंड में है। दुधवा टाइगर और पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए TX2 अवार्ड मिला है, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु है। यानी ये बाघ के लिए टाइगर रिजर्व, बाघ इसमें रहता है और इसको जो है अवार्ड मिला है, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसको अवार्ड दिया गया है और ये तमिलनाडु में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ये करंट में चर्चा में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है, पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। रणथंभौर या सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर अलग है और सरिस्का अलग है, दोनों का दोनों टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अब ये था टाइगर रिजर्व, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से देख चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कितने हैं। सबसे पहले बात करें, चलिए अब देख लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में। सबसे पहले बात करें तो कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अभी वर्तमान में भारत में है और इसमें से 13 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यानी धरोहर सूची में यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उसमें पहला है भारत का, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित होगा, यहाँ पे वो मिस टाइप हो गया, इसको देख लीजिएगा। जिसको 1986 में बनाया गया था, स्थापना किया गया था, वो है नीलगिरी टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे, सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और नीलगिरी जो है पहाड़ी है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर बीच में पड़ता है, यहीं पे नीलगिरी पहाड़ी है। यही है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ये इसकी सबसे ऊंचा चोटी कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये आरक्षित होगा, टाइप मिस टाइप हो गया है। आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये कच्छ का जो रण है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कच्छ का रण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सखोवा, जो कि असम में है। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय में, गारो खासी हिल्स पर है, यानी गारो खासी पहाड़ी पर है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और ये किस पशु के लिए है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सिमलीपाल किस पशु के लिए जो है, और इसको कब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, और इसका प्रस्तावना कब रखा गया था वो भी बताइएगा, यानी प्रस्ताव कब रखा गया था इसको बनाने के लिए। अगला है, अगस्थमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्यों में है? केरल और तमिलनाडु में। अगला है, पंचमढ़ी और पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, जैव मंडल क्षेत्र हम देख चुके हैं। अब देखते हैं रामसर साइट भारत के कितने हैं और कौन कौन है। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? तो वर्तमान में अभी 2026 में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय में जुलाई में इसमें भारत में कुल 100 रामसर साइट है, 100 रामसर साइट है। चलिए इसका पहला सवाल देखिए, रामसर कन्वेंशन पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1982 में
रामसर कन्वेंशन का जो है वो भारत ने जो है इस पे हस्ताक्षर किया था। और रामसर कन्वेंशन स्टार्ट कब हुआ था? तो 1971 में शुरू हुआ था, विश्व में शुरू हुआ था 1971 में, और भारत इसमें शामिल होता है 1982 में। वर्तमान में भारत के किस राज्य में रामसर साइट सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट इसमें तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल 20 रामसर साइट है अभी वर्तमान में, भारत में सबसे ज़्यादा वही है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये था, 2 रामसर साइट था जो कि भारत का पहली रामसर साइट माना जाता है, चिल्का झील और केवलादेव। ये इसको 1981 में मान्यता दिया गया था। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। और आप ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वो सुंदरबन है। और सुंदरबन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिक्किम में है, और 2016 में इसको शामिल किया गया। ये मिश्रित है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है, और दूसरा शहर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? वो है धौलावीरा, जिसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 40वां स्थल के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका पुराना नाम क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल। ये विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं, जो भगवान शिव को समर्पित है और विश्व धरोहर स्थल है। ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है और मुंबई तट के पास स्थित है। बिहार के कौन से 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यह है महाबोधि मंदिर। बिहार के 2 स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक है महाबोधि मंदिर, जिसको 2002 में शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में, 2002 में। और एक है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको 2016 में शामिल किया गया था। तो ये था दोस्तों भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके सवाल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये मेहनत पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।